गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हम लोग सप्लाई पढ़ रहे थे और सप्लाई का मीनिंग हम लोगों ने पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई ये सब पढ़ लिया था हम लोगों ने। मैंने बताया था कि सप्लाई में हमारी 3 थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। एसेंशियल, वीओएस यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, टीओएस टाइम ऑफ सप्लाई एंड पीओएस यानी प्लेस ऑफ सप्लाई। इन तीनों का ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसको आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब तीनों में एक एक करके आ सकता है कि वेदर ही इज आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड, या वो आप इससे ये पूछ सकते हैं कि पीओएस क्या है वैल्यू, और या टीओएस क्या है। ठीक है, तो आज हम इसी में से ही डिस्कस करेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई, किस पर जो सप्लाई की लेवी जो इम्पोज की जाएगी, लेवी की जाएगी जीएसटी को, वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पर लेवी जीएसटी की इम्पोज की जाएगी, यानी कि जीएसटी को जिस पर लेवी किया जाएगा। ठीक है, तो जब सबसे ज्यादा जो बात आती है वो हमारी आती है वैल्यू ऑफ सप्लाई में ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है यानी कि जिस पर जीएसटी लेवी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब वो ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे हम इनकर्ट करेंगे, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि यही हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उसको पता करने के लिए कायदे में तो क्या होता है, जिस रेट पर हमने सप्लाई किया दैट विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन उसमें भी कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे हमारे सब्सिडी मिल सकती है, हो सकता है सप्लायर को सब्सिडी मिल रही हो सकता है उसके ऊपर कोई पेनाल्टी पहले की पड़ी हो सकता है उसके पास कोई उसके टैक्सेस ऐसे पहले से ड्यू हो, है ना। तो काफी कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं, उस केस में ये देखना होता है कि वाकई में जो सप्लाई की वैल्यू है वो कितनी बन रही है। हमें तो ये पता है कि इतने की सप्लाई गई, लेकिन आदमी ये कह सकता है कि नहीं, इसने सप्लाई, गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका पहले का भी तो बचा हुआ था, उसमें भी तो आप सप्लाई कर ही रहे हो, वो भी तो पैसा दोगे गवर्नमेंट को, तो उस पर भी जीएसटी लगेगी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई को कंसीडर करते समय डिटरमाइन करना होता है कि व्हाट एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। ठीक है, तो वो सप्लाई पता करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू के साथ साथ हमें और क्या क्या चीजें, तो हम उनको 4 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमें वो कौन सी 4 चीजें देखनी होंगी जिसमें हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो सके। तो हम ए बी सी डी, इसमें हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट ये क्या है हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15(1). ठीक है, सेक्शन 15(1) के अकॉर्डिंग करते हैं। जीएसटी सीजीएसटी जो 15(1) आता है, दूसरा है ये जिसमें हम कहते हैं मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, हाँ, मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये तो हमारा टॉपिक है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेक्शन 15(1) हमें क्या क्या बताता है, मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू की क्या मीनिंग है, इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वो बताता है। दूसरा हमें सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 हमें ये बताता है कि आइटम जो है हमारे, जो भी आइटम्स टू बी इंक्लूडेड in transaction value। ठीक है, अब हमारा सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 15 और सब सेक्शन जो 3 है, यानी कि वो हमें ये बताता है कि आइटम्स विच शैल नॉट बी इंक्लूडेड, तो पहले कौन से इंक्लूड करते हैं, आइटम्स which shall not be included in transaction value। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट होता है, ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 हमें ये बताता है कौन सा हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमारा आता है थर्ड, ये लास्ट जो डी पोर्शन है सेक्शन 15
सबसेक्शन 4 ये हमें ये बताता है सेक्शन सॉरी ये 15 बोल रही है 15(1) को बताता है कि सेक्शन 15(1) जिसमें अलाउ नहीं होती है, यानी कि 16 पर ये बताता है सप्लाइड वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसको यहाँ पे सेक्शन 1 लिखिए, हाँ, वैल्यू सप्लाई वेयर where the value cannot be determined under section 15(1), 15 subsection 1, and value of supply notified by the government, and value of supply notified by the government। समझ में आया? ये 4 कंडीशंस है जिससे हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को पता लगाते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस है ट्रांजैक्शन वैल्यू को पता करने के लिए जिस पर हम जो जीएसटी है उसको हम लेवी कर सकें। फर्स्ट हम लेके चलते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, वैल्यू पे मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है। मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है कि हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में किन किन चीजों से हम ये बताएंगे कि ये हमारा ट्रांजैक्शन है, और किसको हम कहेंगे ये ट्रांजैक्शन नहीं है। यही तो है ट्रांजैक्शन वैल्यू, कि किस ट्रांजैक्शन को हम ये मान के चलेंगे कि ये हमारा जीएसटी में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हमारा सबसे पहला ट्रांजैक्शन वैल्यू में 2 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशंस आर देयर, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इसमें मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को पता करने के लिए, ठीक है। यानी कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 हमें ये बताता है कि वेदर वी आर कंप्लीटिंग 2 कंडीशंस, तब हमारी जो वो सप्लाई है वो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड की जाएगी। फर्स्ट क्या कह रहा है, सप्लायर एंड 2 कंडीशंस है। फर्स्ट वन इज सप्लायर एंड रेसिपिएंट। जो सप्लायर है और रेसिपिएंट है, दे आर नॉट रिलेटेड। रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड, ये रिलेटेड नहीं होने चाहिए, यानी इनमें कोई संबंध नहीं होना चाहिए। भाई बहन या आपने देखा होगा एचयूएफ में, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर कोई काम होता है उसमें पापा काम कर रहा है फिर बेटा काम कर रहा है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट में। अगर क्योंकि आप कैसे ये कंसीडर करोगे ये कितनी वैल्यू है, हो सकता है वो कहते हैं कि ये तो मेरी सिस्टर है, इसको मैंने ऐसे ही गिफ्ट में दे दिया है ना, गिफ्ट भी मांग सकती है। तो वो ये चीज फर्स्ट कंडीशन ये फॉलो करनी होगी कि सप्लायर रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई जो भी सप्लाई कर रही है, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। प्राइस is the sole consideration for the supply, ठीक है। जो भी प्राइस कंसिडरेशन के रूप में दिया जा रहा है वो सिर्फ किसके लिए दिया जाना चाहिए, सप्लाई के लिए, ना कि किसी और चीज के लिए ही उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज मान लीजिए कोई ये दिया, मतलब मैंने लैपटॉप दिया किसी को, और लैपटॉप के साथ में हमने उसका कंसिडरेशन रखा कि आप 1 लाख रुपए हमें सप्लाई में एक लैपटॉप की सप्लाई कर रही है, उसका कंसिडरेशन आपको 1 लाख रुपए देना है। तो और उसके साथ में हमने ये कहा कि जो 10 रुपए उसके या 100 रुपए समझिए या 500 रुपए समझिए उसके पैकिंग के ले लिए, ठीक है। मैंने ये कहा कि मैं आपको भेज रही हूँ, लेकिन उसके लिए अगर आप स्पेशल पैकिंग चाहते हो कि कहीं से अच्छा टूटे नहीं, सही से रहे, अच्छे से रहे, स्पेशल पैकिंग के लिए आप हमें 500 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे।
तो जो सप्लाई है, सप्लाई के लिए होल जो कंसिडरेशन वो क्या हुआ हमारा 1 लाख प्लस 500, समझ। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड, वन थिंग, एंड सेकंड थिंग इज प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। अगर मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, उसकी सिस्टर उसी कंपनी में काम करती है, बट वो उस कंपनी में काम तो करती है लेकिन एज अ एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉयर, वो सॉरी एम्प्लॉय काम करती है, यानी कि वहाँ पे मैनेजर है, वहाँ पर कोई भी काम करने के लिए जो भी पोस्ट उसको दी गई है वो पोस्ट पे काम करती है, उसको बाकायदा पूरा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उस कंपनी की हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की है, वो उस चीज़ को फॉलो करती है और उसे बाकायदा सैलरी दी जाती है। इस केस में क्या होगा कि वो उसकी बहन नहीं मानी जाएगी, वो एक एज एन एम्प्लॉय मानी जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि रिलेशन नहीं है, रिलेशन ऐसा नहीं है कि रिलेशन है। जब आप जिस चीज को काम कर रहे हैं या जिस चीज में सप्लाई का वर्ड यूज हो रहा है और सप्लाई अगर किसी और को दी जा रही है, तो वो उस कंडीशन में वो कोई चीज का रिलेशन, ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए, बट वहां पर सिर्फ रिलेशन क्या होना चाहिए, सप्लायर एंड रेसिपिएंट का ही रिलेशन होना चाहिए उन दोनों के बीच में। अब वो भले ही वो इनडायरेक्टली आपके भाई हो, बहन हो, मदर हो, फादर हो, कोई भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन अगर मान, और ऐसे कंडीशन कैसे पता चलेगी, आपने बाकायदा बिल कटवाया हो, आपने बाकायदा कंसिडरेशन वैल्यू दी हो, है ना, तो क्या किस चीज का फायदा उठा रहे, किसी चीज का रिलेशनशिप का फायदा नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिलेशनशिप क्या हुई, रेसिपिएंट एंड सप्लायर की ही आपकी दो रिलेशनशिप हुई। तो वो ये कहते हैं कि दो कंडीशन सप्लाई को, ट्रांजैक्शन वैल्यू को डायग्नोज करने के लिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू को पता करने के लिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन 15 सबसेक्शन 15(1) हमें ये कहती है कि दो कंडीशंस हम लोग को फॉलो करनी होगी, सप्लायर एंड रेसिपिएंट में किसी प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप ना हो, मतलब वही रिलेशनशिप हो जो सप्लायर और रेसिपिएंट की रिलेशनशिप को शो कर रहा हो। दूसरा चीज क्या है कि प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, सप्लाई के लिए जितना भी कंसिडरेशन दिया गया वो पूरा कंसिडरेशन जो प्राइस है वो हमारा आपका सप्लाई में मिलेगा। मान लीजिए कोई मशीन ली है, उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए करते हैं, सप्लाई मशीनरी की सप्लाई हुई, आपने ये कहा ठीक है हम सप्लाई भी करेंगे और हम इंस्टॉलेशन भी आपका करके देंगे, लेकिन इस जो मशीन है वो तो हमारी 1 लाख की है, लेकिन उसके इंस्टॉलेशन आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। उसने कह दिया ठीक है डन है, तो अब आप क्या सोचोगे हमें जीएसटी कम करना पड़े, तो हम तो 1 लाख वैल्यू दिखा रहे हैं, बट गवर्नमेंट ये कहती है, जीएसटी हमें एक्ट ये कहता है, लेकिन आपकी जो आपको पैसे कितने मिले, 1,10,000 रुपए, ठीक है। तो आपकी जो कंसिडरेशन वैल्यू हुई वो क्या हुई, 1,10,000, तो यू हैव टू पे, यानी सप्लायर हैज टू पे जीएसटी ऑन द प्राइस ऑफ द 1,10,000, ठीक है। तो यहाँ ये चीज कंडीशन समझ में आई। सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहलाती थी, दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, आइटम सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 आइटम टू बी इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 हमारी क्या कहती है, आइटम्स to be included, ये है items to be included in transaction value। ठीक है, वो ये कहता है कि कौन से आइटम्स हैं जिनको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन से आइटम्स, मैंने अभी आपको एग्जांपल शुरू में बताया था कि हम कौन कौन से आइटम्स को जोड़ेंगे, इसमें किन कौन को जोड़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिया, हाँ, जैसे आपने सपोज फर्स्ट है टैक्स, अगर टैक्स किया है, अगर सप्लायर ने
सप्लाई करने के लिए कोई टैक्स पे किया है तो वो भी उसकी कॉस्ट में जोड़ लेगा, ठीक है। टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस जो भी अगर है, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द प्राइस। तो टैक्सेस, सेसेस, फी, ड्यूटीज, ये सारी एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस एंड चार्जेस लेवीड अंडर एनी लॉ, कोई भी जो भी मतलब जरूरी नहीं है उसके पास जो सप्लाई कर रहा है तो जीएसटी लगे, है ना। कोई और टैक्सेस भी, कस्टम ड्यूटी लग सकती है, एक्साइज ड्यूटी लग सकती है, तो वो कह रहा है कि वो उसको भी उसमें जोड़ेगा। एट द फॉर द टाइम बीइंग फोर्स अदर देन जीएसटी लॉ, कह रहा है जीएसटी लॉ के अलावा अगर कुछ कोई वो टैक्सेस दे रहा है, फी दे रहा है जो उसके ऊपर इम्पोज हो रही है तो वो भी उसे देनी पड़ेगी और वो उसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर, ठीक है। दूसरा है सप्लायर्स ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय रेसिपिएंट, क्या नाम है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सप्लायर्स ऑब्लिगेशन चार्ज इनकर्ड बाय किसके द्वारा, रेसिपिएंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं सप्लायर्स ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय रेसिपिएंट, कोई ऐसा खर्चा या कोई ऐसा भार जो कि सप्लायर को बियर करना चाहिए लेकिन इनकर्ड बाय द, हाँ, तो वो ऐसा कौन सा है, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे, है ना। जो कोई भी ऐसा अमाउंट जिसने सप्लायर पे करने के लिए है लेकिन वो क्या कर रहा है, रेसिपिएंट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो चीजें भी उस सप्लाई में जोड़ी जाएंगी क्योंकि उसने पे नहीं किया है, तो ये नहीं ये नहीं कह सकता कि मैं बच जाऊंगा, ठीक है, उसे वो देना पड़ेगा। तो एनी अमाउंट ऑफ दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट, जो भी रेसिपिएंट से इनकर्ड करा गया है, एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड, मैंने यही कहा आपसे कि जो प्राइस एक्चुअल में पेड किया गया उसमें उसको जोड़ा नहीं गया है लेकिन और उसने दे दिया है, रेसिपिएंट ने दे दिया है, तो ये मान के ये मत सोचे कि उसको उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, वो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू में जुड़ेगा। ट्रांजेक्शन वैल्यू में गवर्नमेंट क्यों कहती है ये सारी चीजें जुड़ेंगी, क्योंकि उससे ट्रांजेक्शन वैल्यू और ज्यादा ही होगी, क्योंकि आदमी ना जीएसटी को कम से कम करने के लिए सोचता है और कम से कम वो बच ना सके, इसलिए उसने पहले ही सारी चीजें जीएसटी एक्ट में क्लियर करके चली है कि आप ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या क्या चीजें जोड़ेंगे, क्या क्या चीजें नहीं जोड़ेंगे। तो आइटम्स टू बी इंक्लूडेड क्या है, फीस, सेस, ड्यूटी, सप्लायर्स ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट, जो भी सप्लायर इनकर्ड करेगा ये रेसिपिएंट से, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कौन से हुए, गाड़ी में जैसे गाड़ी खराब हो गई ऐसे, अनप्लान्ड में कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा पैकेजिंग के लिए, अगर मान लीजिए कोई स्वीट शॉप है और स्वीट शॉप में वो कहता है सप्लाई कर रहा हूँ मैं एकदम से, अगर कोई कस्टमर ये कहता है नहीं नहीं आप मुझे जो है स्वीट में आप स्पेशल कोई, जैसे आप देखते नहीं है जोमेटो में या कोई और आजकल बहुत सारी ऑनलाइन इस तरीके की सर्विसेज देने लग गए हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो कस्टमाइज करने के लिए अलग से चार्ज करते हैं, उसका पैसा होता है जोमेटो 30 रुपीज पर जाए, डिपेंड करता है कैसे आपने करा, हाँ वो कि अगर आप कस्टमाइज करा रहे हैं उसे, अगर स्पेशल पैकेजिंग करा रहे हैं और अगर वो सप्लायर उसके लिए चार्ज कर रहा है तो वो क्या है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, क्योंकि आपने एट द टाइम कहा, पहले से नहीं कहा, तो वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी उसमें उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड होगा, समझ में आया। नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्ट और लेट फी और पेनाल्टी, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनाल्टी, ठीक है। ये सारी चीजें भी इससे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए पिछला पैसा दिया है और उसका इंटरेस्ट आ रहा है तो वो इंटरेस्ट भी जुड़ेगा, लेट फी अगर कोई बन रही है
और उसने नहीं पे करी है सप्लायर ने, वो भी उसमें जुड़ेगी। पेनाल्टी अगर कोई है गवर्नमेंट की तरफ से है, यानी कि उसने पहला जीएसटी सपोज नहीं दिया है उस चीज पर, तो हो सकता है कि और पेनाल्टी और कुछ भी डाल सकती है। तो जो कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सप्लाई अगर कुछ है तो वो सारी चीजें लगा के ही जीएसटी उस पर लेवी की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे एक लास्ट वन है कि सब्सिडी एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी, यानी कि सब्सिडी एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है उसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, उसको हम मान के चलेंगे कि कोई बात नहीं, उसको हम लेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी सब्सिडी जो अपार्ट फ्रॉम दैट एसजी और सीजी के थ्रू दी गई है तो वो हम सब्सिडी नहीं मानेंगे और उसको हम वैल्यू में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें मान लीजिए सपोज एक व्यक्ति है, वो होलसेलर है, सप्लायर है, वो ये कहता है कि आप 120 रुपए का कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स या कुछ भी एक बैग आ रहा है और कॉलेज में स्कूल बैग या स्कूल ये बैग आपको देना चाह रहा है सारे स्टूडेंट्स को, तो उस केस में वो कह रहा है कि बैग हमें 200 का, एक्चुअल कॉस्ट क्या है 200 की। उसने क्या करा कि कहा कि आप 200 का बैग क्योंकि सब्सिडी दे रहा हूँ मैं, और उसने एक्सपोर्टर से ये कहा कि आप जो है इसको 20 रुपीज में इसको दे दे, बाकी मैं सप्लाई कर रहा हूँ। तो उसने कॉलेज से क्या हुआ या स्कूल से जहां भी उसने सप्लाई करी वहां से तो उसने 50 रुपीज लिए, लेकिन उसको दूसरे के वहां से जहां से उसे ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर मिलने से उसे पहले से ही उसे वो पैसा मिल गया। तो यानी ये नहीं कह सकता वो कि मुझे 50 रुपीज में मिला वो, क्योंकि उसने वहां से सब्सिडी ले ली ना। सब्सिडी मतलब वो जो पैसे थे वो तो लिए ना, उसने छोड़े तो नहीं। तो गवर्नमेंट ये कहती है, जीएसटी एक्ट हमें ये कहता है कि जो सब्सिडी एसजी और सीजी के अलावा अगर कोई कह रहा है कि मैं सीएसआर के थ्रू, सीएसआर पॉलिसी जानते हो, सीएसआर पॉलिसी सीएसआर पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हर मैंने आपको सेकेंड ईयर में आपको इसको चीज को पढ़ाया भी था। तो सीएसआर पॉलिसी मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी थी। 2% वाला, हाँ 2% नेट प्रॉफिट की इतना हर गवर्नमेंट हर मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर जिसकी नेट प्रॉफिट इतना है 2%, तो हाँ उसे अपने उससे 2% का सीएसआर पॉलिसी में देना जरूरी है। हर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए मैंडेट कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। तो इंडिया में ही मैंडेट किया गया, बल्कि और जो कंट्रीज है वहाँ मैंडेट नहीं है। इंडिया एक ऐसा फर्स्ट कंट्री है जहाँ पर मैंडेट करा गया है कि सीएसआर पॉलिसी कंपलसरी है सबको फॉलो करना। तो सपोज सीएसआर पॉलिसी के थ्रू कोई बिरला वाले ये कहते हैं कि हम जो है 5000 बैग बांटेंगे स्कूल में कि हम बच्चों का भला करेंगे, तो ये सीएसआर पॉलिसी यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कहती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यही सब चीजें आती है कि आप किसको अच्छे बच्चे, आपने देखा होगा कई जो स्कूल्स हैं तो वो या बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कहती है जितना भी हमारे क्रीम बच्चे हैं यानी 90% जो बच्चे होंगे उनको हम 1 लाख रुपए देंगे या हम उनको फ्री एजुकेशन देंगे। ये सब क्या है, ये सारी चीजें सीएसआर पॉलिसी के अंदर ही हैं। तो कोई कंपनी अगर ये कहती है कि किसी ऑर्डर किसी को ठेका दे दिया बैग बनाने वाले को कि आप जो है हमारी इसको सप्लाई करेंगे और इतने जो 500 बैग्स और 200 की कॉस्ट आ रही है, ठीक है 200 की कॉस्ट तो आ रही है, लेकिन मैं आपको 150 रुपीज तो अभी दे रहा हूँ, 50 रुपीज आप स्कूल वालों से ले लेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, सब्सिडी क्या हुआ 150 रुपीज पर बैग के हिसाब से उसको मिल जाएगी सप्लायर को, और सप्लायर जो है उस कॉलेज स्कूल जो भी उसके बताए हुए हैं उन स्कूल्स में देगा, और स्कूल्स में तभी देगा वो कहेगा 50 रुपीज सिर्फ आप वसूल कर सकते हो और ज्यादा नहीं वसूल करो। तो अब क्या होगा, सप्लायर चालाकी ना चले, सप्लायर ये ना सोचे कि अब 150 तो हमें इनडायरेक्ट वे में मिल गई, उस व्यक्ति ने दे दी, लेकिन हम तो बेस तो 50 रुपीज ही में रहे हैं, हमारे सप्लाई तो 50 रुपीज जाए, तो ऐसा
नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं जीएसटी एक्ट में ये बोलता है कि अगर सीजी और एसजी के अलावा कोई और सब्सिडी मिली है तो दैट विल बी इंक्लूडेड इनटू द ट्रांजैक्शन वैल्यू, है ना। और ट्रांजैक्शन वैल्यू उस टोटल वैल्यू पर ही, यानी कि 200 रुपए पर बैग के हिसाब से, जितने बैग का ऑर्डर मिला है, आप सप्लाई कर रहे हो जितने बैग की, उस पर आपको जीएसटी देना होगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई आपको। सेकेंड यानी कि हमारी 15 सबसेक्शन 2 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। थर्ड सेक्शन है आइटम्स विच शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। थर्ड हमारी क्या कहता है, which shall not be included in transaction value. यहाँ से लिख लीजिए which shall not be included ट्रांजैक्शन वैल्यू। कौन से ऐसे आइटम हैं जिनको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते? कौन से आइटम होंगे? जैसे मान लीजिए सपोज कोई डिस्काउंट दी हुई है, सपोज सबसे बड़ी चीज इसका एक उदाहरण है डिस्काउंट, है ना। अगर वो गवर्नमेंट कहता है, सप्लायर ये कहता है कि मैंने जो है लैपटॉप बेचा और लैपटॉप में हमने 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, है ना। अब वो जीएसटी एक्ट ये कहता है कि कोई भी डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर दिया हुआ है, एंड इट शुड बी रिटन ऑन द इनवॉइस। इनवॉइस पर ये चीज लिखी भी होनी चाहिए कि आपने इतना डिस्काउंट दिया है। अगर ये सब चीज क्लियर है तब तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, है ना, तब तो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में से माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा डिस्काउंट which is not given at the time of the supply or the before of the time of the supply and it is not mentioned on the invoice, तब आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में कोई भी आपको माइनस नहीं मिलेगा, कोई भी डिस्काउंट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जितना 1 लाख का आपका वैल्यू है, अगर आपने मेंशन करी है इनवॉइस पे, तो वही इनवॉइस की वैल्यू ही आपकी जीएसटी के ट्रांजैक्शन वैल्यू जीएसटी के लिए मानी जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन समझ में आया कि जो भी चीजें अगर आपकी लिखी हुई है, इनवॉइस में लिखी हुई है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और अदरवाइज उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर बाद में आप सोचो कि लॉ इनवॉइस मंगा करके उसमें हम कट कर देते हैं 10,000 रुपीज, या आपने उस समय तो कुछ नहीं दिया, आपने कहा 1 लाख रुपए का है और आपको उसको 3 टाइम्स में आप उसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने ये कहा तो ठीक है, 3 टाइम्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन आपने बाद में सोचा ये तो कहीं ऐसा ना हो मुझे कैश की जरूरत है। आपने क्या करा कि ठीक है, उस पार्टी से कहा, जो रेसिपिएंट है उस पार्टी से ये कहा कि अगर तुम मुझे एक ही बार में जो अगली 2 किश्तें हैं वो एक ही बार में दे दो, मैं 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा तुम्हें, 10,000 कम करके तुम मुझे एक साथ ही पैसा दे दो। वो भी एग्री हो जाता है, आपको भी 90,000 का पड़ा। लेकिन अब बाद में आप क्लेम करो अगर कि मुझे जो है मैंने तो 10,000 कस्टमर को दिया, मुझे 90,000 का पड़ा, तो वो आपका लीगल नहीं होगा, यानी उस पर आपका 1,000 वो 1 लाख ही आपका एक ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। 90 लाख आप क्लेम नहीं कर सकते। जीएसटी के लिए आपको 1 लाख पे ही जीएसटी देना होगा, क्योंकि आपने क्या करा, आपका ना ही एट द टाइम और द बिफोर द टाइम ऑफ द इनवॉइस, विद इन द इनवॉइस, आपका जनरेटिंग द इनवॉइस, आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, है ना। तो इनवॉइस में लिखा हुआ भी नहीं है और आपने पहले भी नहीं, मतलब उस इनवॉइस को जनरेट करने से पहले भी ये नहीं करा और उसके बाद भी आपने इनवॉइस पर भी नहीं लिखा, तो यू कैन नॉट क्लेम दिस 10,000 एज अ डिस्काउंट ऑन द इनवॉइस, है ना, फॉर द पेइंग द जीएसटी लेवी। समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज है, किस चीज से हम छूट पा सकते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट एज द, दूसरी चीज डिस्काउंट, तीसरा चीज आईटीसी। आईटीसी इन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने पहले मतलब पा लिया है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एज एट्रीब्यूटेड टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लायर। वो कहते हैं कि आईटीसी भी ऐसे व्यक्ति, ऐसा आदमी ये सोचे कि चलो हमें उस समय नहीं मिला, हम आईटीसी
आईटीसी के समय भी आईटीसी ले ले तो वो आईटीसी भी नहीं ले सकता। आईटीसी भी ऐसे चीज़ों के ऊपर लागू नहीं होगा, यानी आईटीसी उनके ऊपर एप्लीकेबल, मतलब आईटीसी का लाभ वो नहीं उठा सकते। अंडरस्टूड? ये सारी चीज़ें। थर्ड वो लास्ट हमारा डी पोर्शन था। डी पोर्शन में इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। डी पोर्शन है सप्लायर वेयर द वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15(1). 15(1) हमारा क्या कहना था? दो कंडीशन थी 15(1) में। एक तो हमारा पर्सन रिलेटेड होना चाहिए और दूसरा क्या था कंडीशन? सोल प्राइस। कह रहे हैं कि अगर हमारी ये दोनों कंडीशंस ही नहीं फुलफिल होती हैं, ये तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती एंड द वैल्यू ऑफ नोटिफाइड द गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं सप्लायर उस कंडीशन में भी हम जीएसटी उन्हीं पर ही लागू होगा जो गवर्नमेंट ने वैल्यू दे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इतनी ही वैल्यू होगी, तो वो ये कहते हैं कि उस जब जो गवर्नमेंट ने वैल्यू प्रोवाइड करी होगी फिर उस पर ही जीएसटी लेवी किया जाएगा। उसके अलावा हाँ, उससे आपकी है। जैसे आप मान लीजिए प्रॉपर्टी, सपोज एक एग्जांपल ले सकते हैं। कहते नहीं है कि जब आप रजिस्ट्री कराने जाओ तो उसमें जो आपका सर्कल रेट चल रहा था उसी पे ही रजिस्ट्री, आप चाहे दुगने पे बेचिए चाहे तिगने पे बेचिए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सर्कल रेट है, जो आपको स्टैंप ड्यूटी देनी है, वो किस पर देनी है? सर्कल रेट पर, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसका उस जगह का जो वैल्यू है वो उतनी ही मान करके चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट हमारे, आप उससे कम में बेच रहे हैं तो आप जानिए, ठीक है। तो सर्कल रेट यानी आप जो प्रॉपर्टी है उस पर अगर सप्लाई प्रॉपर्टी की हो रही है तो आपका आप सर्कल रेट को ही मान के चलेंगे। तो यही चीजें हमने 4 कंडीशंस थी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अभी आपकी कुछ पोर्शन इसका रह गया, कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। ओके, If you like this lecture, please do share and subscribe it. Thank you.